गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपने जो सरफेस केमिस्ट्री का जो यूनिट चल रही है उसमें जो आज 2 क्लासें हो गई, तीसरी क्लास है अपनी। जो उसमें पिछली जो क्लास थी अपन ने उसमें अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की थी। तो अब आगे देखते हैं उसके अधिशोषण का समतापी वक्र देखेंगे आज। अधिशोषण अधिशोषण का समतापी वक्र तापी वक्र। अधिशोषण का जो समतापी वक्र है वो वक्र सन 1909 में दिया गया था और सन 1909 में फ्रेंडलिक द्वारा दिया गया था। फ्रेंडलिक ने ये अधिशोषण का समतापी वक्र दिया था, जो इस वक्र के अंतर्गत यानी कि एक तो अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा तथा साम्य दाब, साम्य दाब अधिशोषण की मात्रा तो है x/m तथा साम्य दाब P के मध्य आरेख खींचा गया, आरेख खींचा गया। ये जो आरेख खींचा गया और इन दोनों के मध्य जो संबंध बताया गया उसी को कहते हैं अधिशोषण का समतापी वक्र। तो इसका जो आरेख है वो इस प्रकार है। इस अक्ष पर तो है x/m और इस अक्ष पर है दाब, ठीक है। तो ये आरेख इस प्रकार का प्राप्त होता है। आरेख इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो इस आरेख से हमें ये निष्कर्ष निकालते हैं, या फ्रेंडलिक ने ये निष्कर्ष निकाले हैं। इस आरेख में 3 प्रकार की स्टेप प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। इस आरेख से 3 प्रकार के प्रेक्षण मिलते हैं। नंबर 1 देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आरेख दाब के साथ में अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, अधिशोषण की मात्रा। दाब के साथ अधिशोषण की, यानी दाब का मान बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा तीव्रता से बढ़ती है। अर्थात यहाँ जो इसका अधिशोषण की मात्रा है वो x/m के P। कहने का मतलब प्रेक्षण 1 प्राप्त होता है जिसमें ये जिसके अनुसार ये होता है कि अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा x/m उसके साम्य दाब P के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो x/m इज प्रोपोर्शनल P, x/m इज प्रोपोर्शनल P। तो x/m बराबर के एक समानुपाती स्थिरांक रख दिया, यह है, ठीक है ना। ये आ गया समीकरण नंबर 1। दूसरा जो प्रेक्षण मिलेगा हमें वो प्रेक्षण होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो मात्रा है वो उसके घातांक के समानुपाती, यानी कि एक स्टेप तो ये हो गई प्रथम स्टेप, सेकेंड स्टेप ये आ जाएगी और थर्ड स्टेप बीच वाले लेंगे। तो यहाँ देखो ये इस दाब के क्या हो गया, अधिशोषण की मात्रा बराबर हो गई, यानी कि दाब पर निर्भर नहीं करती है। कहने का मतलब इसके पैरेलल आ गए, समानांतर आ गए। ये आरेख देखो, तो ये आरेख समानांतर है, इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात उच्च दाब पर
दाब जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा यानी कि दाब पर निर्भर नहीं करती है। तो कहने का मतलब x उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा यानी x/m दाब पर निर्भर नहीं करती है। तो x/m इज प्रोपोर्शनल p की पावर 0। भाई दाब पर निर्भर नहीं कर रही है तो p की पावर क्या हो जाएगी 0। तो x/m बराबर p की पावर इस समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो ये हो जाएगा। और p 0 का मतलब एक किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो x/m बराबर हो जाएगा कि ये समीकरण नंबर क्या आ गया भाई 2। तीसरा जो प्रेक्षण प्राप्त होगा मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा उसके दाब के घातांक के समानुपाती होती है। कहने का मतलब x/m समानुपाती है p की पावर 1/n। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आरेख है ना ये आएगा इसमें x/m p की पावर 1/n। तो x/m बराबर k p की पावर 1/n। ये आ गया समीकरण नंबर 3 जो अधिशोषण का समतापी समीकरण भी कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे भाई अधिशोषण के समतापी वक्र में क्या बताया गया है। तो देखो ये तो क्या हो गया x/m समानुपाती हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और उच्च वाला x/m बराबर k p की पावर क्या हो जाएगी 0। ये जो दाब प्राप्त हो रहा है ये PS यानी इसे संतृप्ति दाब कहते हैं। संतृप्ति दाब। और ये जो स्टेप यहाँ से यहाँ तक की होगी ये क्या होगी k p की पावर 1/n। ठीक है ना। तो कई बार ये आरेख पूछ लिया जाता है। तो अधिशोषण का समतापी वक्र क्या बताता है, ये 1909 में दिया गया था और फ्रेंडलिक द्वारा दिया गया था। और ये कहता है कि भाई अधिशोषण की मात्रा x/m और उसके साम्य दाब के मध्य आरेख खींचा गया है, और अर्थात अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य संबंध बताने के लिए आरेख खींचा गया है। इस आरेख से निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। नंबर 1 प्रेक्षण प्राप्त होगा कि अधिशोषण की मात्रा x/m उसके दाब के समानुपाती होती है निम्न दाब पर। कहने का मतलब निम्न दाब पर यह घटना होती है। उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा तो ये समानुपाती हो गई। ठीक है, के समानुपाती स्थिरांक है। उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है। कहने का मतलब दाब ज़्यादा है तो अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करेगी। नहीं करने का मतलब p की पावर 0 हो जाएगी। तो x/m बराबर k p की पावर 0। p की पावर 0 का मतलब 1। कोई भी संख्या की घातांक यदि 0 होती है तो उस संख्या का मान क्या हो जाएगा 1। मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा, ये जो आरेख यहाँ से यहाँ तक का जो आरेख है वो बताता है कि दाब के घातांक के समानुपाती होती है अधिशोषण की मात्रा। तो x/m समानुपाती p 1/n। तो x/m बराबर k p की पावर 1/n। ये है अधिशोषण का समतापी वक्र और अधिशोषण का समतापी समीकरण। इसके दोनों ओर लॉग लेकर के फिर एक समीकरण और प्राप्त करेंगे। तो आप पहले अधिशोषण का समतापी वक्र टॉपिक डालेंगे। अधिशोषण का समतापी वक्र टॉपिक डाल लें और इसमें लिखेंगे यह सन 1909 में फ्रेंडलिक द्वारा सन 1909 में फ्रेंडलिक द्वारा दिया गया। ठीक है, नीचे की लाइन में लिखेंगे फ्रेंडलिक के अनुसार
स्थिर ताप पर फ्रेंडलिक के अनुसार स्थिर ताप पर फ्रेंडलिक के अनुसार स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा अधिशोषित गैस की मात्रा स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा कोष्टक में लिखेंगे x/m, कोष्टक में लिखेंगे x/m। उसके साम्य दाब कोष्टक में लिखेंगे P, उसके साम्य दाब के मध्य संबंध बताने के लिए आरेख खींचा गया जिसे अधिशोषण का समतापी वक्र कहते हैं, जिसे अधिशोषण का समतापी वक्र कहते हैं। जिसे अधिशोषण का समतापी वक्र कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये आरेख बनाएंगे। आप पहले ये आरेख बना लें। अब इसके बाद में लिखेंगे आप नीचे आरेख बनाने के बाद में इस आरेख से निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। इस आरेख से निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। इस आरेख से निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट डाल लेंगे। निम्न दाब पर पहला पॉइंट होगा, निम्न दाब पर आरेख सीधी सरल रेखा में, निम्न दाब पर आरेख सीधी सरल रेखा में प्राप्त होते हैं। सीधी सरल रेखा में प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, निम्न दाब पर आरेख सीधी सरल रेखा में प्राप्त होते हैं। अतः अधिशोषण की मात्रा उसके साम्य दाब के
अतः अधिशोषण की मात्रा उसके साम्य दाब के समानुपाती होती है, साम्य दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, नीचे लिखेंगे अब आप ये, और फिर समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। x/m इज प्रोपोर्शनल p, x/m बराबर k p, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 डालेंगे। उच्च दाब पर आरेख स्थिर प्राप्त होते हैं, आरेख स्थिर प्राप्त होते हैं, उच्च दाब पर आरेख स्थिर प्राप्त होते हैं, स्थिर प्राप्त होते हैं। अतः अधिशोषण की मात्रा, अतः अधिशोषण की मात्रा उसके दाब पर निर्भर नहीं करती है, अधिशोषण की मात्रा उसके दाब पर निर्भर नहीं करती है, अधिशोषण की मात्रा उसके दाब पर निर्भर नहीं करती है। अब नीचे लिखेंगे आप ये उतार देंगे। x/m इज प्रोपोर्शनल p की पावर 0, x/m बराबर k p की पावर 0 और x/m बराबर k। समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, p की पावर 0 का मान 1 लिख देंगे। अब नीचे लिखेंगे आप नंबर तीसरा पॉइंट डालेंगे। मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा, मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा उसके दाब की घातांक पर, उसके दाब की घातांक पर निर्भर करती है, उसके दाब की घातांक पर निर्भर करती है, घातांक पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद में नीचे लिखेंगे आप x/m इज प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n, और फिर नीचे x/m बराबर k p की पावर 1/n, समीकरण नंबर 3 दे देंगे इसे। समीकरण नंबर 3 दे देंगे। तो ये आरेख आपको आना चाहिए भाई, ठीक है ना, ये आरेख आपको आना चाहिए बनाना। आरेख पूछ लिया जाता है क्योंकि 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो, ये आरेख हमें तीसरा वो समीकरण प्राप्त हो गया, एक तो नंबर 3, और इस समीकरण का दोनों ओर क्या ले लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर इस समीकरण के लॉग लेंगे तो लॉग x/m हो जाएगा, एक हो जाएगा लॉग k प्लस एक आ जाएगा 1/n। ठीक है, घात पहले आ जाएगी और फिर log p। तो एक समीकरण ये प्राप्त होगा। ठीक है ना, एक समीकरण ये प्राप्त हो रहा है और इस समीकरण के दोनों ओर लॉग लेंगे तो समीकरण ये प्राप्त होगा, log x/m हो जाएगा। ठीक है, log k, और ये घात है ये पहले आ जाती है log k, तो 1/n log p। ठीक है, तो दोनों समीकरण नंबर 4 आ गया ये अपने पास में। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों समीकरण
यानी समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा दोनों क्या हैं, अधिशोषण के या फ्रेंड लिख के अधिशोषण समतापी समीकरण के नाम से जानते हैं इन दोनों को, ठीक है ना। अधिशोषण के समतापी समीकरणों के नाम से जानते हैं। ये जो प्रश्न यहीं से बनने वाला है, एक बार पूछा भी गया था कि फ्रेंड लिख के अधिशोषण के समतापी समीकरण लिखिए, तो इनमें से कोई सा भी आप ये भी लिख सकते थे और आप ये भी लिख सकते थे, दोनों में से कोई सा भी लिखा नंबर 1 मिल जाता, ठीक है ना। यही प्रश्न पूछा गया था एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी, वही अधिशोषण का समतापी समीकरण निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शनों में ये अलग अलग पॉइंट दिए हुए थे सारे, तो ये पॉइंट था, ये भी एक ऑप्शन में ये भी था, तो अधिशोषण का समतापी समीकरण इसे भी कहा जाता है। तो आप पहले आपने जहाँ तक लिखा है उसके नीचे लिखेंगे आप, यानी आपने समीकरण नंबर 3 तक लिखा है, उसके नीचे आप लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर। उसके बाद में ये समीकरण नंबर 4 लिखेंगे पूरा, समीकरण नंबर 4 और उसके नीचे लिखेंगे, फिर समीकरण 4 के नीचे लिखेंगे, समीकरण 4 उतारने के बाद समीकरण 3 व समीकरण 4 को फ्रेंड लिख के समीकरण 3 व समीकरण 4 को फ्रेंड लिख के अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। फ्रेंड लिख के अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड लिख के अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। अब आरेख खींचते हैं इस समीकरण के आधार पर। ये जो समीकरण है इसके आधार पर अपन आरेख बनाते हैं। तो log x/m तथा log p के मध्य आरेख खींचने पर, इन दोनों के मध्य आरेख खींचते हैं तो देखो आरेख इस प्रकार का प्राप्त होगा। इस अक्ष पर तो है P, ठीक है, log P, और इस अक्ष पर है log x/m। इस अक्ष पर क्या है, log x/m। इसके लिए आरेख खींचते हैं। तो देखो कभी भी आरेख खींचा जाता है तो ऐसी कोई राशि यदि बीच में हो तो वो एक अंत्यखंड का काम करती है, यानी कि आरेख इसको छोड़ करके शुरू होगा, इसको छोड़ करके इसको हटा दिया जाए, ये क्या है, एक स्तर है, इसको छोड़ करके हटा दिया जाए तो ये क्या है, इसके समानुपाती है। तो आरेख इस प्रकार का प्राप्त होगा, ठीक है, आरेख इस प्रकार का प्राप्त होगा log p और log x/m के मध्य, यानी ये इसके समानुपात में है तो ये इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वो यहाँ से यहाँ तक का मान log k के बराबर है, जिसे अंत्यखंड कहा जाता है, अंत्यखंड। अब इस ढाल का जो, इसका आरेख का जो ढाल होगा, अब ढाल किसके बराबर होता है, बाकी सारी संख्याओं को उठा दो, ये तो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, और इधर वाला क्या हो गया, ये हो गया, और नीचे वाले x पर ये आ गया, बच गया क्या, 1/n। तो ढाल क्या हो गया, इसका ढाल बराबर 1/n के बराबर होता है। तो ये आरेख प्राप्त होता है हमें log x/m तथा log p के मध्य आरेख खींचते हैं तो एक सीधी सरल रेखा के रूप में आरेख प्राप्त होता है। तो आप लिखेंगे पहले समीकरण 4 के नीचे जो लिखा है समतापी समीकरण, उसके नीचे लिखेंगे log x/m तथा log x/m तथा log x/m तथा log p के मध्य आरेख खींचने पर
log x अपॉन m तथा log p के मध्य आरेख खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल 1/n के बराबर होता है। 1/n के बराबर तथा अंतःखंड log k के बराबर होता है। अंतःखंड log k के बराबर होता है। ठीक है ना, अंतःखंड log k के बराबर होता है। अब ये आरेख बनाएंगे आप, ये आरेख बना लेंगे। ठीक है, देखो ढाल कैसे प्राप्त करते हैं, यानी ढाल का मतलब ये जो ढाल है ना, इसकी दिशा ज्ञात करेंगे। तो जैसे अब ये दूरी तो क्या होगी log p, और ये दूरी क्या होगी log x अपॉन m। अब बच गया क्या, इस आरेख में बच गया क्या, 1/n ही तो बचा है, इसके अकॉर्डिंग होगा ये। ठीक है ना, ये जो ढाल है ना, ये निकालते हैं। अब ये उस tan थीटा के आधार पर निकाला जाता है। तो अब ये तो था गैसों के लिए अधिशोषण का समतापी वक्र, गैसों के लिए अधिशोषण का समतापी वक्र, ये समतापी समीकरण। अब यदि विलयन कोई हो तो उसके लिए भी अधिशोषण का समतापी समीकरण आएगा। तो कई बार विलयन का पूछ लिया जाता है। तो देखो जहाँ भी विलयन आ गया, द्रव अवस्था आ गई, तो अपन दाब ज्ञात न करके, दाब को काम में न लेकर के काम में लिया जाता है सांद्रता को। ठीक है ना, तो विलयनों के लिए अधिशोषण का समतापी समीकरण, विलयनों के लिए अधिशोषण का समतापी समीकरण। तो देखो P के स्थान पर क्या आ जाएगा, C। कुछ नहीं देखना है, अधिशोषण का समतापी समीकरण पीछे वाला है, वहाँ P है, वो जहाँ क्या लिख देंगे अपन, C लिख देंगे। P दाब है, C क्या है, सांद्रता है। तो देखो समीकरण था x अपॉन m बराबर k p की पावर 1/n। तो यहाँ P आ गया ना, इस P को उठा देंगे और x अपॉन m बराबर k c की पावर 1/n। तो एक तो समीकरण ये प्राप्त हो गया हमें, एक समीकरण तो क्या प्राप्त हो गया ये। ठीक है, एक समीकरण तो प्राप्त हो गया ये। दूसरा इसका लॉग ले लेंगे। तो लॉग x अपॉन m बराबर लॉग k प्लस 1/n लॉग c, और दूसरा समीकरण हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है ना। तो यदि विलयन आ जाए तो विलयन के लिए अधिशोषण का समतापी समीकरण इनमें से कोई सा भी होगा। ठीक है, ये भी फ्रेंड लिख के ही हैं, ध्यान रखना। तो आप टॉपिक डालेंगे विलयनों के लिए अधिशोषण का समतापी समीकरण।
विलयन के लिए अधिशोषण का समतापी समीकरण, या वक्र पूछा जाए तो वो सांद्रता, और P के स्थान पर C लिखना है आपको और वही वक्र बनाना है, सारा सिस्टम वो का वही रहेगा। तो समतापी समीकरण, अब उसमें नीचे लिखेंगे आप एक लाइन, विलयन के लिए दाब के स्थान पर, विलयन के लिए दाब के स्थान पर सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। विलयन के लिए दाब के स्थान पर सांद्रता का प्रयोग किया जाता है, सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। अब आप दोनों समीकरण उतार देंगे, दोनों समीकरण उतार लेंगे। ठीक है भाई। अब ये तो समतापी वक्र तो हो गया अपना। इसके बाद में नया टॉपिक देखते हैं, अधिशोषण के अनुप्रयोग। ठीक है ना, अधिशोषण के अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे प्रश्न बनते भी हैं यहाँ से। अधिशोषण के अनुप्रयोग, अधिशोषण के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब अधिशोषण के उपयोग भी पूछा हो सकता है, अधिशोषण के महत्व भी हो सकता है। बात एक ही है, ठीक है ना, शब्द अलग अलग हैं, बात एक ही है। तो अधिशोषण के अनुप्रयोग में पहला जो अनुप्रयोग देखते हैं कि भाई अधिशोषण कहाँ कहाँ काम आता है। गैस मास्क, गैस मास्क में, ठीक है ना। अब गैस मास्क का मतलब, आजकल मास्क का मतलब सब समझ गए होंगे आप, कोरोना से गुजर रहे हैं। तो जो मास्क कोरोना के बचाव के लिए लगाया जाता है वही मास्क होता है उसी प्रकार का। तो ये गैस मास्क का उपयोग खानों में काम करने वाले मजदूर लगाते हैं भाई, खानों में काम करने वाले मजदूर, ठीक है ना। अब खानों में काम करने वाले मजदूरों की श्रेणी में विद्यार्थी भी आ गए, शिक्षक भी आ गए, सारे आ गए आजकल तो कोरोना के बचाव। तो देखो मजदूरी क्यों लगाते हैं इसे भाई, कोरोना में तो क्यों लगाते हैं, कोरोना वायरस शरीर के अंदर प्रवेश ना करे। अब ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो मास्क है उसमें सक्रिय चारकोल का मिश्रण भरा होता है। इस मास्क के अंदर क्या होता है, सक्रिय चारकोल का मिश्रण भरा होता है, सक्रिय चारकोल का मिश्रण। अब ये क्या करता है भाई, सक्रिय चारकोल का मिश्रण हानिकारक गैसों को, हानिकारक गैसों को अधिशोषित कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, ठीक है ना भाई। अधिशोषित करने का मतलब हानिकारक गैसों को अपने ऊपर जमा कर लेता है। हानिकारक गैसों में CO है, CH4 है, कोयले की जो खान होती है उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। तो ये गैस यदि फेफड़ों के अंदर जाएगी संक्रमण पैदा होगा और उस व्यक्ति की जो आयु है वो कहने का मतलब बहुत ही कम हो जाती है। फेफड़ों के अंदर संक्रमण होने से फेफड़ों की बीमारियां होंगी और वो व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सीमा पर पहुंच जाएगा। तो इन गैसों को ये अधिशोषित कर लेते हैं। कौन कर लेता है, सक्रिय चारकोल। तो कई बार देखो प्रश्न किस प्रकार से बनता है भाई, अधिशोषण का उपयोग गैस मास्क के रूप में किस प्रकार किया जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात, गैस मास्क में कौन सा मिश्रण भरा हुआ होता है, सक्रिय चारकोल का। सक्रिय चारकोल कौन सी गैसों को अधिशोषित करता है, तो जो हानिकारक गैसें हैं उनको, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रश्न कहीं से भी बने, आपको तो लाइन क्लियर याद होनी चाहिए। तो देखो गैस मास्क के रूप में तो इन हानिकारक गैसों को अधिशोषित कर लेगा और शुद्ध हवा हमें शोषण के लिए मिल पाती है, अर्थात मजदूरों को शुद्ध हवा अधिशोषण के लिए मिल पाती है, ठीक है ना। तो ये गैस मास्क के रूप में
पहला जो उपयोग है वो हो गया गैस मास्क के रूप। दूसरा जो उपयोग है वो देखते हैं। दूसरा उपयोग है आर्द्रता पर नियंत्रण। आर्द्रता पर नियंत्रण। आर्द्रता का मतलब होता है कि नमी, ठीक है ना। आर्द्रता का मतलब नमी। अब ये होता है एक तो सिलिका जेल, सिलिका जेल, एवं एक होता है एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना जेल। इनका उपयोग किया जाता है, यानी जहाँ नमी वाले जो प्रदेश होते हैं, जहाँ आर्द्रता पाई जाती है, कहने का मतलब जो नहरी इलाके होते हैं या फिर जहाँ नदियों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ क्या होता है कि भाई नमी होती है, रात के समय में ओस गिरती है। कहने का मतलब ओस गिरती है और हमेशा वातावरण क्या रहता है, नम रहता है। तो वहाँ सिलिका जेल या एल्यूमिनियम जेल का क्या कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है, उस नमी को अधिशोषित कर लेता है और हमें नमी दिखाई नहीं देती है। इस आर्द्रता को यानी कि जल वाष्प को क्या कर लेता है, वो अधिशोषित कर लेता है, जिसके कारण से हमें आर्द्रता दिखाई नहीं देती है। अर्थात आर्द्रता पर नियंत्रण किया जा सकता है इस प्रकार इसमें, ठीक है। तो इस अधिशोषण का दूसरा उपयोग हो गया। अधिशोषण का जो तीसरा उपयोग है वो है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, ठीक है ना। अब देखो निर्वात, निर्वात का मतलब होता है बिना वायु वाला या वायु रहित स्थान। वायु रहित स्थान, कहने का मतलब वायु नहीं है वह, वायु रहित स्थान। अब वायु रहित स्थान पूरा, यानी कि किसी स्थान से वायु को पूरी तरह निकाला जाता है तो भी वायु रह जाती है। कहने का मतलब उच्च निर्वात वायु की कुछ मात्रा भी नहीं रहे, अर्थात कोई भी प्रकार की गैस वहाँ उपस्थित नहीं हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, वही सक्रिय चारकोल का मिश्रण का बिछा दिया जाता है या स्प्रे कर दिया जाता है, सक्रिय चारकोल मिश्रण, और इसको क्या कर दिया जाता है, बिछा देते हैं। तो ये गैसों को क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। फिर इसे क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तो वहाँ क्या हो गया, हमें उच्च निर्वात उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब बिल्कुल वायु, किसी भी मात्रा में वायु प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं शुद्ध विलयन प्राप्त करने में। शुद्ध विलयन प्राप्त करने में, शुद्ध विलयन का मतलब कोई रंगीन विलयन है, रंगीन विलयन है। अब इस रंगीन विलयन में से रंगीन पदार्थ को क्या कर लिया जाता है, रंगीन पदार्थ को अधिशोषित कर लिया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये एक प्रकार की क्रोमेटोग्राफी विधि है, जो आगे भी आएगी, उच्च कक्षाओं में भी पढ़ेंगे आप क्रोमेटोग्राफी विधि। तो रंगीन पदार्थ को क्या कर लिया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है। उसके अंदर कोई पदार्थ डाल दिया जाता है, कोई जेल डाल दी जाती है, ठीक है ना। तो अधिशोषित जो पदार्थ होते हैं वो डाल देते हैं, या फिर एक गत्ते टाइप का पदार्थ भी होता है वो डाल दिया जाता है। तो वो क्या कर लेता है, कलर को अधिशोषित कर लेता है, और बाकी विलयन क्या प्राप्त होता है, रंगहीन, अधिशोषित कर लेता है। उसके बाद में क्या बनता है भाई, विलयन जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा, रंगहीन, अर्थात विलयन शुद्ध प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो रंगीन विलयन में से रंगीन पदार्थ को अधिशोषित कराकर शुद्ध विलयन बनाया जा सकता है। रोगाणुओं से सुरक्षा, रोगाणुओं से सुरक्षा। तो भाई जहाँ रोगाणुओं की संख्या है, अब आजकल करते हैं ना भाई सैनिटाइज करना और वो करना, वो बात ही है। सैनिटाइज करने का मतलब ये हो गया भाई कोरोना वायरस को क्या कर देता है, अधिशोषित कर लेता है, और वहीं कोरोना वायरस को मार गिराया जाता है। तो रोगाणु या कीटाणुओं को किसी पदार्थ का स्प्रे करके उसके ऊपर उसको क्या कर लिया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है। तो रोगाणु से हमें क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है।
अगला जो पॉइंट है वो है जहाग पलवन विधि में। जहाग पलवन विधि में, अब ये जो जहाग पलवन विधि है आपके छठे चैप्टर में चलती है। जहाग पलवन विधि जो छठा चैप्टर आपके 2021 के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो जहाग पलवन विधि के अंदर एक होता है जहाग कारक और एक होता है पलवन कारक, यानी जहाग उत्पन्न करने वाले पदार्थ, और एक होता है पलवन कारक जो उस जहाग को स्थायित्व प्रदान करता है। तो जहाग पलवन विधि के अंदर ये जहाग कारक पदार्थ डाले जाते हैं, ठीक है ना। तो उन जहाग कारक पदार्थों को वो भी क्या करते हैं, उसको अधिशोषित कर लेते हैं, जहाग को ऊपर के ऊपर रख लेते हैं। वो पदार्थ जहाग को स्थायित्व प्रदान करते हैं, कहने का मतलब ऊपर पदार्थ को अधिशोषित कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी किया जाता है, यानी कि अयस्कों का सांद्रण करने की एक विधि है, अयस्क को सांद्रित करने की विधि है, और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब की बार आपको ये नहीं पढ़ाई जाएगी। सातवां जो पॉइंट है वो है विषमांगी उत्प्रेरण में। विषमांगी उत्प्रेरण, अब ये आपके इसी चैप्टर में चलता है। विषमांगी उत्प्रेरण, समहांगी यानी उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं, समहांगी और विषमांगी, ठीक है ना। यह आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, यानी कि समहांगी और विषमांगी के बारे में पढ़ा होगा। समहांगी में यानी कि पदार्थ ऐसा जिसका संगठन एक ही समान प्रकार का होता है, एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर बना हुआ हो, वो तो समांगी होता है। और विषम का मतलब अलग अलग, अर्थात उसका संगठन असमान हो, तो वो कहलाता है विषमांगी। अब देखो समहांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण यह आपके इसी चैप्टर में चलता है, लेकिन वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो विषमांगी और समहांगी का मतलब ये होता है, मैं बता देता हूँ आपको, कि कोई अभिक्रिया है, उत्प्रेरक होते हैं, वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का काम करते हैं, अभिक्रिया वेग को घटाते हैं या कम करते हैं अभिक्रिया वेग में, तो परिवर्तन करने का काम करते हैं। अर्थात समहांगी का मतलब तो ये हो गया कि जो अभिकारक हैं और जो उत्प्रेरक हैं और जो उत्पाद हैं, यानी तीन प्रकार के पदार्थ हमारे अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। उन तीनों की यदि अवस्थाएं समान हो, भौतिक अवस्था समान हो, यदि गैस हैं तो तीनों ही गैस होंगे, द्रव हैं तो तीनों ही द्रव होंगे, ठोस हैं तो तीनों ही ठोस होंगे। कहने का मतलब अभिकारक भी ठोस होगा, उत्पाद भी ठोस होगा और उत्प्रेरक भी ठोस होगा, तो वो तो हो गया समहांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब यह है कि भाई अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो। अभिकारक कैसा हो, द्रव हो, उत्पाद कैसा हो, ठोस हो, और उत्प्रेरक गैस प्रकार का हो, या अभिकारक द्रव, उत्पाद द्रव और तो उत्प्रेरक गैस प्रकार का हो। तो उत्प्रेरण के रूप में काम में आता है, जैसे अमोनिया संश्लेषण की, अमोनिया संश्लेषण की हैबर विधि जो आपके पी ब्लॉक वाले चैप्टर में चलती है, अमोनिया संश्लेषण की हैबर विधि, शायद इसको भी हटा दिया गया है। तो इस हैबर विधि के अंदर जो एफी उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, ये एफी उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरण का काम करता है, क्योंकि अमोनिया में संश्लेषण किया जाता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होती हैं, जबकि एफी ठोस अवस्था में होता है, ठीक है ना। इसका जो समीकरण होता है वो इस प्रकार का होता है, N2+H2, और ये होता है एफी उत्प्रेरक, और ये बन गई अमोनिया। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये कैसा है, सॉलिड है। तो देखो विषम हुआ कि नहीं हुआ, तो विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में। इसी प्रकार H2SO4 बनाने की जो संपर्क विधि है, H2SO4 बनाने की संपर्क विधि, उसमें उत्प्रेरक काम में लिया जाता है प्लेटिनम, ठीक है ना। H2SO4 बनाने की जो संपर्क विधि है उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। ये भी चलती है आपके पी ब्लॉक वाले चैप्टर में, तो नहीं कटी होगी तो पढ़ा देंगे। देखो ये भी प्लेटिनम भी क्या होता है भाई, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसीय अवस्था में होते हैं, और प्लेटिनम होता है वो होता है ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में, कहने का मतलब ये गैसों को क्या करते हैं, अधिशोषित करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो 8वां जो पॉइंट होगा वो होगा क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, जो इसी चैप्टर में आएगी एक विधि आगे छोटी सी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में होता है कि किसी विलेन से रंगों को फर्तक करने में, वही बात आ गई, शुद्ध विलेन प्राप्त, किसी विलेन से रंगों को फर्तक करने में। क्रोमा का मतलब होता है रंग, ठीक है ना। तो रंगों को, अलग अलग रंगों को फर्तक करने में, किसी पदार्थ पर रंगों को अधिशोषित कराया जाता है तो अलग अलग रंगों की पट्टिकाएँ दिखाई देती हैं। तो इनको क्रोमेटोग्राफी में भी अधिशोषण की घटना
काम में आती है। जल के विलवणीकरण में, अगला पॉइंट है 9वां, जल के विलवणीकरण। विलवणीकरण का मतलब कठोर जल को किस में बदला जाता है? मृदु जल में, मृदु जल में। अब जैसे फिटकरी डाल दी जाती है जल में, तो फिटकरी क्या कर लेती है? अशुद्धियों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेती है और हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है, अर्थात जल को शुद्ध करने में भी काम में लिया जाता है कठोर जल को। और लास्ट जो पॉइंट है गुणात्मक विश्लेषण में, लास्ट का जो 10वां पॉइंट है वो होगा गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण में जैसे एल्यूमिना का जो लेख परीक्षण होता है, लेख परीक्षण, उसके अंदर इस विधि का उपयोग किया जाता है अधिशोषण की घटना, यानी एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या, इसके ऊपर पदार्थों को अधिशोषित कर लिया जाता है, अर्थात एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये नीले लिटमस के रंग को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है, वो होता है लेख परीक्षण। अर्थात गुणात्मक विश्लेषण में पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये होते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। ठीक है, अब इनमें से कैसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे नहीं आएगा कि अधिशोषण के अनुप्रयोग लिखिए पूरा प्रश्न। ठीक है ना, कभी नहीं आता है इतना बड़ा प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे और तो आप टॉपिक डाल लेंगे अधिशोषण के अनुप्रयोग। और इसमें नंबर 1 पॉइंट डालेंगे गैस मास्क में, गैस मास्क में इसमें लिखेंगे, इसमें सक्रिय चारकोल का मिश्रण, इसमें सक्रिय चारकोल का मिश्रण भरा होता है, सक्रिय चारकोल का मिश्रण भरा होता है। गैस मास्क का उपयोग, गैस मास्क का उपयोग खानों में, गैस मास्क का उपयोग खानों में काम करने वाले मजदूर अपने मुंह पर बांधते हैं। गैस मास्क का उपयोग खानों में काम करने वाले मजदूर अपने मुंह पर बांधते हैं। जो हानिकारक गैसों को, जो हानिकारक गैसों जैसे COCH4, जो हानिकारक गैसों को जैसे COCH4 को अधिशोषित कर लेता है और श्वसन के लिए शुद्ध वायु मिल जाती है, और श्वसन के लिए शुद्ध वायु मिल जाती है। श्वसन के लिए शुद्ध वायु मिल जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आर्द्रता पर नियंत्रण। दूसरा जो पॉइंट है वो लिखेंगे आर्द्रता पर नियंत्रण। आर्द्रता पर नियंत्रण, इसमें लिखेंगे सिलिका जेल व एल्यूमिना जेल द्वारा जल वाष्प को अधिशोषित कराकर आर्द्रता पर नियंत्रण
किया जा सकता है, आर्द्रता पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में उच्च निर्वात उत्पन्न करने में इसमें लिखेंगे सक्रिय चारकोल द्वारा वायु को अधिशोषित करवाकर सक्रिय चारकोल द्वारा वायु को अधिशोषित करवाकर उच्च निर्वात उत्पन्न किया जा सकता है। उच्च निर्वात उत्पन्न किया जा सकता है। आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, शुद्ध विलयन प्राप्त करने में इसमें लिखेंगे रंगीन विलयनों से रंगहीन पदार्थों को अधिशोषित कराकर रंगहीन विलयन प्राप्त किया जा सकता है। रंगहीन विलयन प्राप्त किया जा सकता है। रंगहीन विलयन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नीचे लिखेंगे रोगाणुओं से सुरक्षा। रोगाणु से सुरक्षा, तो इसमें लिखेंगे आप रोगाणु व कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा नष्ट किया जा सकता है। रोगाणु व कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अधिशोषण द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अगला पॉइंट डालेंगे, झाग पलवन विधि में इसमें लिखेंगे झाग कारक या चीड़ का तेल, झाग कारक या चीड़ का तेल सल्फाइड अयस्कों को अधिशोषित कर लेता है। झाग कारक या चीड़ का तेल सल्फाइड अयस्कों को अधिशोषित कर लेता है। अगला पॉइंट लिखेंगे अब, विषमांगी उत्प्रेरण में
विषमांगी उत्प्रेरण में, तो इसमें लिखेंगे विभिन्न औद्योगिक उत्प्रेरक का विभिन्न औद्योगिक उत्प्रेरकों का उपयोग औद्योगिक विधियों में विभिन्न औद्योगिक विधियों में उत्प्रेरक का उपयोग औद्योगिक विधियों में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है जो अधिशोषण का कार्य करता है जैसे अमोनिया संश्लेषण की हैबर विधि में एफी उत्प्रेरक तथा H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग। अगला पॉइंट डालेंगे क्रोमेटोग्राफी में इसमें लिखेंगे दारुओं के मिश्रण से विभिन्न रंगों को फर्तक करने में अगला पॉइंट लिखेंगे जल के विलवणीकरण में इसमें लिखेंगे कठोर जल को मृदु बनाने में ठीक है। नीचे लिखेंगे आप गुणात्मक विश्लेषण में और इसमें लिखेंगे Al+3 आयन एल्यूमिनियम आयन Al+3 करना Al+3 आयन का लेक परीक्षण Al+3 आयन का लेक परीक्षण अधिशोषण पर आधारित है। Al+3 आयन का लेक परीक्षण अधिशोषण पर आधारित है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आगे लिखना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 विलयन से नीले लिटमस के रंग का अधिशोषण कर लेता है तो इस प्रकार आज जो अपन ने अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़े हैं, एक अधिशोषण का समतापी वक्र पढ़ा है, ठीक है ना। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरक चलता है। पहले
तो वो अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया। उत्प्रेरक, उत्प्रेरण, एंजाइम की क्रियाविधि, ये सब चीज़ें जियोलाइट वगैरह सब इस टॉपिक से रिलेटेड थे, तो वो अब की बार हटा दिया गया है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, कोलॉइड, और आगे कोलॉइड के बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोलॉइड का बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो इस प्रकार आप नियमित रूप से जो पीछे पढ़ा दिया गया है उसको कवर करें, और शीघ्र ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अपनी क्लास में रेगुलर ऑफलाइन लगने का। धन्यवाद।